Here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। के सेंट्रल हॉल में सभी सहयोगी दलों के साथ जो एक बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। यानी संसदीय दल का नेता वही होता है जिसको प्रधानमंत्री बनना होता है, चाहे वो किसी दल का हो और चाहे वो किसी संयुक्त मोर्चे का हो। तो एनडीए के संसदीय दल के नेता भी आज प्रधानमंत्री हो गए हैं और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज भी गिनाई। उन्होंने सहयोगी गठबंधन के जो सहयोगी हैं, घटक दल हैं, उनके बारे में अपने तजुर्बे को भी बताया। पुराने एलाइज भी उनके साथ थे और चूंकि अभी ये 400 पार की नहीं, ये मोल भाव की सरकार है, तो कई ऐसे इशूज हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। कुछ इशूज जो डेवलपमेंट से या किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस देने से, विशेष दर्जा देने की बात है, या फिर मंत्रिमंडल में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात है, या कुछ और राजनीतिक कारण है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन कुछ इशूज ऐसे हैं जो अगर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत होता, वो अपने दम पर 272 से ऊपर होती, तो तभी मुझे लगता है वो उन पर आके बढ़ सकती। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के 240-42 सांसद रह गए हैं और उसके ऊपर अब इस समय किंग मेकर की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आ गए हैं, तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी प्रायोरिटी है, जो विशुद्ध रूप से खालिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं के मुद्दे हैं। उनमें नायडू और नीतीश के साथ किस तरह से वो तालमेल बैठा पाएंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं उन पर किस तरह से बनेगी बात, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। ये कौन कौन से मुद्दे हैं मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा और आखिर तक देखिएगा इस पूरी वीडियो को समझने के लिए कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूसीसी की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले, और जब यहाँ पिछला विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में था, तो उत्तराखंड के चुनाव के लिए जब मतदान हो रहा था उससे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। काफ़ी दिनों तक इस पर बहस छिड़ी रही कि यूसीसी राज्य सरकार कर भी सकती है कि नहीं। अंततः रंजना प्रकाश देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस थी, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी और समिति में 4 अलग अलग सदस्य थे, जिनमें एक्स चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता जनसंख्या पर काम करने वाले मनु गौड़, और इसके अलावा दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल और प्रदीप कोहली जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो ये इस कमेटी ने तकरीबन 1.25 साल में 1.25 लाख से ज़्यादा सुझावों के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया और लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले धामी सरकार ने उसको राज्य में विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाया और स्पेशल सत्र में यूसीसी को कानून के तौर पर वहाँ से सदन में पास करा लिया गया और उसको मान्यता मिल गई। तो यूसीसी यहाँ पर लागू हो गया और यूसीसी को इसलिए लाया जा रहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए लाया जा रहा था कि ताकि लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हो सके। और इसका मैसेज चूँकि उत्तराखंड को केवल एक प्रयोगशाला के तौर पर चुना गया था और फिर बाद में इस पूरे के पूरे कानून को, जैसा अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपनी अपनी जनसभाओं में कहा कि चुनाव के बाद यूसीसी को पूरे देश में लागू करेंगे। अब ये चूंकि उत्तराखंड का इशू रह गया था, तो अब लोकसभा चुनाव के बाद
बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे देश भर में ये कैसे लागू होगा, चूँकि इसका पूरा का पूरा फोकस, भले ही आप कुछ भी कहें, लेकिन इससे जितने भी मामले इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे शादी विवाह, विरासत, तलाक और इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी, उत्तराधिकार जो भी आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी का होता है। तो अब देखना ये होगा, चूँकि मुस्लिम प्रस्थ नेता चंद्रबाबू नायडू अब घटक दल के मुख्य सहयोगी, घटक दल के रूप में मुख्य सहयोगी हैं नरेंद्र मोदी के, तो यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नायडू को किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे। आज ये सारी चीज़ें हो गई, सभी ने नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन तो किया, लेकिन यूसीसी पर ये सहमति कैसे बनेगी, सबका साथ सबका विकास, और यूसीसी पर कैसे बनेगी बात, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। चूँकि यूसीसी को पूरे देश में लागू करने से पहले अब चूँकि भाजपा के पास उतना बहुमत नहीं है, तो घटक दलों की सहमति और उनकी मंजूरी और उनकी राजनीतिक मंजूरी बहुत ज़रूरी होगी। ये कैसे होगा, भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए अलग से एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, अन्यथा यूसीसी को देश भर में लागू करने का सपना ही रह जाएगा। दूसरा इशू है अग्निवीर का। अग्निवीर में चूँकि एक शॉर्ट टर्म की एक सर्विस, अग्निवीर के अग्निपथ नाम की एक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए थे, यानी आप 4 से 5 साल फौज में नौकरी करेंगे, फिर उनमें से 25% रेगुलर नौकरी में चले जाएंगे और बाकी जो युवा है वो बाहर हो जाएंगे। उनको ना शहीद का दर्जा था ना कुछ था, एक अमाउंट उनको मिल रहा था जिससे वो आकर अपना रोजगार या स्वरोजगार का काम कर सकते थे। लेकिन उसका पूरे देश भर में विरोध हुआ, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी, और अब जैसे ही जनता दल यू जो नीतीश कुमार का है, उन्होंने पहले ही ये डिमांड रख दी है और अपनी सलाह भी बहुत जोरदार तरीके से दे दी है कि जो अग्निवीर योजना है यानी अग्निपथ योजना है, इसको खत्म किया जाए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल, भले ही उनके 2 सांसद हों, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का जो मतदाता है वो अग्निवीर से बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित है, तो राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी बात बता दी है कि अग्निवीर पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो अग्निवीर को लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से भी आ गया और जयंत चौधरी की तरफ से भी आ गया कि अग्निवीर जो अग्निपथ जो योजना है उसको खत्म किया जाएगा। और इसके अलावा अभी चंद्रबाबू नायडू इस पूरी की पूरी योजना पर न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अभी इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी है, लेकिन फिर भी अग्निपथ वाली जो योजना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और उसके पूरी रिएक्शन राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। युवाओं ने इस बार अग्निपथ का बहुत विरोध किया और चुनाव में वोट के जरिए चोट भी की। तो इसीलिए इस मुद्दे पर भी अगर सबका विकास सबका साथ होगा तो इस मुद्दे पर भी कैसे बात बनेगी, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। एक सैद्धांतिक सहमति बनाने के लिए, अग्निपथ योजना को जारी रखने के लिए एक बड़ी सैद्धांतिक सहमति बनानी पड़ेगी। आपसी समन्वय के साथ ही इस योजना को रखा जा सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में जो लक्षण दिख रहे हैं उससे नहीं लगता कि अब अग्निपथ योजना बहुत दिन चल पाएगी। नोटिफिकेशन हुआ, सीए कानून मोदी के पहले टेन्योर में आ गया था, लेकिन इसका विरोध हो गया था, विरोध के बाद इसको होल्ड कर दिया गया था और सीए कानून को इलेक्शन कार्यक्रम जारी होने से, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने से ठीक 2-4-5 दिन पहले ही पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। और ये वो कार्यक्रम है जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में खासा नाराज़गी देखने को मिलती है और वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिमों को अपना वोट बैंक समझती है या मुस्लिमों में उनकी पैठ है, तो उनको भी ये बात नागवार गुजरी थी, तो उनके लिए भी ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई थी। लेकिन अमित शाह ने जोरदार तरीके से कहा था कि हम हर हालत में चुनाव से पहले सीए को देश में लागू करेंगे, तो वो नोटिफिकेशन जारी भी हो गया। और सीए का मतलब क्या है? सीए का मतलब ये है कि अगर जो जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, मालदीव है तो और नेपाल है, इस यहाँ के रहने वाले गैर मुस्लिम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, गैर मुस्लिम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी जो भी हैं, जितने भी धर्म हैं, केवल मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो उनको भारत सरकार नागरिकता देगी। तो इस मामले को लेकर के यही सवाल उठा था कि अगर केवल और केवल गैर मुस्लिमों को नागरिकता यहाँ पर धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान नहीं कर सकते, ऐसा बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था। चंद्रबाबू नायडू ने भी विरोध किया था और चंद्रबाबू नायडू तो यहाँ तक भी आ गए हैं कि जो हज को जाने वाले यात्री हैं उनको 1-1 लाख रुपए वो सब्सिडी के तौर पर देंगे। तो चंद्रबाबू नायडू इस मामले में किस तरह का रुख अपनाएंगे, नीतीश कुमार का क्या रुख होगा और अन्य घटक दलों का क्या रुख होगा? हालांकि मेन दल यही हैं, तेलुगु देशम और जनता दल यू, इन्हीं को एक बार मनाना होगा प्रधानमंत्री को, अन्यथा सीए भी खटाई में पड़ सकता है। हालांकि इस पर अभी तक बहुत पुरजोर विरोध कहीं नहीं आया, लेकिन इस पर एक सैद्धांतिक सहमति बनाकर चलना होगा, तभी ये कानून आगे बहुत जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो सकेगा।
आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में पहले से मुस्लिमों को आरक्षण मिला हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू चूंकि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं तो मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए वो एक कानून लाने की बात भी कर रहे हैं। जैसा अभी हज यात्रियों को 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी देने की बात कही है, तो वो मुस्लिमों को हर हाल में आरक्षण देना चाहते हैं। तो इस पर केंद्र की मोदी सरकार क्या उनके साथ रहेगी, क्या वो जो कानून बनाएंगे उस पर केंद्र का सपोर्ट रहेगा? तो इस बात को लेकर के भी काफ़ी जद्दोजहद यहाँ पर हो रही है। ये भी एक बड़ा इशू है। मुस्लिमों को आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू का साथ देती है तो फिर वो हिंदुओं में खलनायक के तौर पर उभरेगी, और अगर चंद्रबाबू नायडू इनको ओवररूल करके अपने स्टेट में कोई कानून बनाकर मुस्लिमों को आरक्षण देते हैं और मोदी साइलेंट रहते हैं तो भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। इसमें चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल एक तरह से फ़ायदे में रहेंगे, चाहे ये उनका साथ दें या ना दें। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी इस बात का बहुत विरोध करेगी तो समर्थन वापसी की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं, और 16 सांसद अगर हट जाते हैं तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक क्राइसिस पैदा हो सकता है, या सरकार इतने बॉर्डर लाइन पर आ सकती है। फिर उनको एक निर्दलीय सांसद को भी बहुत मान मनोबल करके अपने साथ रखना होगा। तो मुस्लिम आरक्षण भी एक बड़ा इशू होगा कि इसको मोदी सरकार किस तरह से लेती है और किस तरह से समन्वय स्थापित करके इसमें कोई बीच का रास्ता निकालती है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि उनकी सरकार आएगी और 400 पार का आंकड़ा जब पार होगा तो वो जनसंख्या नियंत्रण बिल भी देश में लाएंगे। देश की बड़ी आबादी 140 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। सैद्धांतिक तौर पर तो और नैतिक तौर पर भी ये बिल लाना जरूरी तो है, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो नहीं हुई, तो 400 पार नहीं होने की वजह से और अब खुद अपने दम पर भी 272 जो एक सामान्य बहुमत सरकार बनाने के लिए होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया। तो इस वजह से भी सरकार को दिक्कत हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण बिल पर नीतीश कुमार का क्या रुख रहेगा और चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख रहेगा, तो इस पर भी बहुत दारोमदार होगा। अगर वो दोनों नेता जो कि इस समय किंग मेकर की भूमिका में हैं वो जनसंख्या नियंत्रण बिल पर सहमति नहीं देते तो केंद्र सरकार का ये भी जो एक मोदी सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का जो एक ड्रीम है, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है या ड्रीम एक लॉ है, इसको ला करके देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना है, तो इस पर भी एक बहुत जो है एक खटास पैदा हो सकती है अगर सहमति नहीं मिलती। और अगर सहमति मिलती है तो ये भी एक मुश्किल रहेगी चंद्रबाबू नायडू के लिए खास तौर पर कि वो अपने मुस्लिम मतदाताओं को किस तरह से कन्विंस करने का काम करते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने के लिए भी सरकार को एक कौन सा रास्ता सरकार खोजेगी, कौन सी ऐसी तरकीब होगी कि उनका काम भी हो जाएगा और घटक दल जो हैं उनके साथ भी बने रहेंगे, घटक दलों में नाराज़गी भी नहीं होगी। और घटक दल भी मैंने जैसा अभी आपको बताया नीतीश और नायडू केवल उन्हीं की दोनों दलों की संख्या लोकसभा में बैठती है 28, तो 28 अगर वो वापस समर्थन ले लेते हैं तो 272 से नीचे आ जाती है सरकार अल्पमत में। तो ऐसी परिस्थिति पैदा न हो तो इसके लिए मोदी सरकार क्या करेगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर इन तमाम मुद्दों पर सरकार को अपने घटक दलों के साथ किस तरह की रणनीति अख्तियार करनी है ये एक देखने वाली बात होगी।